हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल राधे क्लासेस में। तो फाइनली आज हम अपना पार्ट 6 लेके आए हैं। ठीक है, अभी तक हमने पार्ट 5 कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप सभी लेक्चर वन बाय वन देख रहे होंगे और क्रोनोलॉजिकली सभी जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको बना भी रहे होंगे। ठीक है, आज जो हम अपना लेक्चर है वो पार्ट 6 है, जिसमें हम अपना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो हमने टॉर्क निकाला था, टॉर्क ऑन अ डायपोल, उसके बाद जो नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसे करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, और मैं आपको एश्योर कर दूं कि एक लेक्चर पूरा ऐसा होगा जिसमें न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, साथ में मैं करा रहा हूँ, बट एक लेक्चर ऐसा भी होगा जिसमें सब न्यूमेरिकल होंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर थ्योरी के बाद लगातार न्यूमेरिकल कराएं तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। कुछ कुछ मैं अभी करा रहा हूँ, कुछ कुछ टॉपिक वाइज मैं सारे कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपको उसमें फॉर्मूले का रिवीजन भी करवा दूं। ठीक है, एक रिवीजन क्लास टाइप, उसमें न्यूमेरिकल ही होंगे सारे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि अब डेरिवेशन वाला भी मामला स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आपको वो भी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 अप्रैल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्लासेस फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट की, मैथ, साइंस 10th क्लास की, एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एंड आर्ट्स के सब्जेक्ट एज वेल वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको हमें इस दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करना है डायरेक्टली, और 1 अप्रैल से आप एनरोल हो जाओ। जल्द ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन, जितने जल्दी आप एडमिशन लोगे उतनी जल्दी हम आपको एनरोल कर पाएंगे। एंड क्योंकि हमारा जो बैच है उसमें केवल 15 स्टूडेंट हैं, राइट? तो 15 स्टूडेंट मतलब लिमिटेड सीट्स है। हम एक बैच में केवल 15 स्टूडेंट लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 15 बच्चे रखने का मेन मोटो है कि कम्युनिकेशन गैप ना रहे टीचर और स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि इजीली क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग है तो बच्चे टाइप करके ना लिखें, डायरेक्टली पूछ सके। 15 बच्चे हैं तो इजीली कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने स्मॉल बैचेस बनाए हैं, ना कि हमने बड़े बड़े 500 1000 के बैचेस रखे हुए हैं। ठीक है, तो छोटे बैचेस हैं और प्राइस भी डिसेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये रही हमारी वेबसाइट की लिंक। जरा मैं साइट हट जाऊं, ये इसमें भी जाके आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। लास्ट क्लास तक ये फिजिक्स का, जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये हमारी वेबसाइट, यहाँ आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ डेमो वीडियो भी है जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अभी तक हमने सारे न्यूमेरिकल्स और चैप्टर के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो हमने कर लिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल मैंने बताया था, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, फिर उसके न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ सरफेस। कहने का मतलब देखो, यहाँ देखो, अच्छे से देखो, सब समझ में आएगा। ठीक है, दिमाग को बिल्कुल यहाँ लगाना है, इधर उधर नहीं लगाना है। ऑनलाइन में पढ़ाने का थोड़ा ये भी ध्यान में रहता है कि नोटिफिकेशन ना रहे। जब भी पढ़ने बैठो तो नोटिफिकेशन ऑफ कर लो। ठीक है, ओनली यूट्यूब चलना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं, सॉरी। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि बेसिकली जितनी चीजें हैं सारी नोटिफिकेशन क्लोज करके बस यही कंटिन्यू रहना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो मैं एक सरफेस बनाता हूं। पहले देखते हैं कि फ्लक्स क्या है। ठीक है, पहले इसको इजीली और बेसिक से समझ लेते हैं कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहने का मतलब क्या है। अगर मैं बोल रहा हूं कि फ्लक्स क्या है तो क्या है उसका मतलब। तो मान लो एक सरफेस है जिसका एरिया एस या ए है। ठीक है, इसका एरिया ए है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर एरिया वेक्टर का। एरिया वेक्टर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी एक डायरेक्शन है। ठीक है, मतलब एरिया मतलब क्या होता है, एक सरफेस। ठीक है, मैं आपको कैसे समझाऊं, 1 सेकेंड, मैं आपको कुछ दिखाता हूं उस बेसिस पर। ठीक है, ये ब्लैंक पेज है। ठीक है, इसका ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो ये इसका एरिया हुआ, है ना? तो इसकी डायरेक्शन कहां को होगी, परपेंडिकुलर टू बाहर की ओर। ठीक है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से परपेंडिकुलरली है, ये ऐसे जा रही है, आर पार जा रही है, यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग, डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, आप ऑलरेडी उसे चेकआउट कर सकते हैं। बट क्योंकि देखो नोट्स मैंने वहां पर बना के दिए हुए हैं, आपको बस लिखना है, लिखना जरूर है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा। आप उसे लिखोगे, नोट करोगे, रिवाइज करोगे, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, यू हैव टू राइट देम। ठीक है, तो बस इतना ध्यान में रखो। लेकिन साथ में आपको क्या करना है कि पहले मुझे सुन लेना है, उसके बाद वीडियो पॉज करनी है, तब इसको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि मैं वो सब बता चुका हूं, तब आपको ध्यान रहेगा, अरे हाँ सर ने अभी यही तो बोला है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लो कि यहां से अभी कितनी लाइन जा रही है, केवल एक लाइन जा रही है, तो फ्लक्स कितना होगा, एक।
अगर यही यहाँ पे दो लाइन जा रही होती, ठीक है, मैं आपको इससे समझाता हूँ। देखो ये नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है सरफेस से आर पार, ये ठीक है, यहां से ऐसे निकला बाहर की तरफ परपेंडिकुलरली, तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, ओ सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, दो हो गया। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस सरफेस से परपेंडिकुलरली जा रही है उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है, यहां तक समझ में आया ना। अब फ्लक्स किस किस पर डिपेंड कर रहा है, यहां देखो, जैसा कि मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। तो यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही, दो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, फाई की वैल्यू कितनी होगी, फाई ई, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहा हूं तो ई लिखूंगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहा हूं तो बी लिखूंगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स भी लिखो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है किसी सरफेस से, समझ पा रहे हो ना इसको, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। मैं आपको बेस से समझा रहा हूँ, ध्यान रखना, इसको मैं जनरल वे में बता रहा हूँ, ठीक है। जनरली हम चार्ज को अभी ऐसे डिस्क्रीट फॉर्म में, जनरली जो चार्ज होता है, जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे मैंने बताया था, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, समझ में, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता। लेकिन अगर हम अभी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे तो वहां पर हम सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को गिन तो नहीं सकते ना, ठीक है, तो उसकी कोई वैल्यू आएगी, समझ पा रहे हो ना इसको, ठीक है। तो ये एक पढ़ाने का वे हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी किसी सरफेस से पास हो रही है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। और मैंने एरिया वेक्टर आपको बता दिया, एक छोटा सा, जनरली एरिया वेक्टर हम छोटा सा लेते हैं, छोटा सा, क्योंकि हमें कि एक सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दिखती तो नहीं है ना, गिन तो नहीं सकते, समझ पा रहे हो ना इसको, ठीक है। तो बेसिकली एक रैंडम सरफेस लेंगे, उससे कितनी जा रही, तो बाकियों का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो एक छोटा सा एरिया वेक्टर बोलते हैं उसको। तो उसकी डायरेक्शन कहां को होती है, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। मैंने जैसे कभी आपको एग्जांपल दिया, ये सरफेस है, ठीक है, इसको एरिया वेक्टर क्यों बोला, ये सरफेस, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन, ये, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। एरिया का वेक्टर मतलब उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है, तो ये सरफेस की डायरेक्शन कहां को होगी, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, मतलब बाहर की तरफ ही। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो आगे देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, दो हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर तीन बना दूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा दोस्तों, तीन हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ कितना हो गया, तीन हो गया, समझ पा रहे हो ना। तो कहने का मतलब हो गया, मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे दिखाया, फाई से ना, फाई ई, मतलब कि फाई तब बढ़ रहा है, फाई तब, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, फाई तब बढ़ रहा है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। दूसरा, फाई तब बढ़ेगा जब एरिया बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या 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 कहना चाह रहा हूं, कहने का मतलब हो गया कि अगर देखो, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से भी जा रही थी, कुछ यहां से भी जा रही थी, कुछ यहां से भी जा रही थी। अगर मैं इस सरफेस को छोटा रख के बड़ा सरफेस बना लूं, ठीक है, ये सरफेस इतना रख के इतना बना लूं, तो इसका एरिया बढ़ गया, है ना, ये इसका एरिया बढ़ गया, तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से होकर जाने लग गई, तो फ्लक्स बढ़ गया, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो फाई भी बढ़ गया, मतलब ओवरऑल ये डिपेंड कर रहा है किस पर प्रोपोर्शनल है, ई और ए में। साथ में ई और ए के साथ एक चीज पर डिपेंड है, देखो ई और ए में क्या बन रहा है, एंगल का डिफरेंस भी आएगा। देखो कैसे मैं समझा रहा हूं, मुझे एक ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा, वन सेकेंड। देखो, मान लो कि आपका, एक सेकेंड, इसको थोड़ा ना, इसको इरेज करता हूं मैं पहले। ये सरफेस है, ये एरो बन गई। जब मैं बना रहा होता ना, ये लिटरली उस समय सीधा नहीं बनेगा, लेकिन जब नहीं बनाऊंगा, मतलब जब ऐसी रफ बनाने की कोशिश करूंगा, उसमें बिल्कुल एक्यूरेट चलेगी मेरी पेन, नो इशू, इट हैपन्स, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। अब इससे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ सरफेस, इट शुड बी परपेंडिकुलर, गेटिंग द पॉइंट, इट शुड बी परपेंडिकुलर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मैं 10 बार बोल चुका हूं। तो कहने का मतलब हो गया, अगर ऐसा ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे परपेंडिकुलर ना जाके ऐसे जाए, तो समझ पा रहे हो ना, ठीक है। थोड़ा उसको वैसा दिखाता हूं मैं,
हाँ ये नीचे को, समझ पा रहे हो ना आप इसको? ठीक है, मैं एक एक ही से दिखाता हूँ ताकि थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी भी रहे। कुछ ऐसे ही है और यहाँ से बाहर निकल रही है, ठीक है। और इसका एरिया वेक्टर कहाँ को होगा? इधर की तरफ होगा, समझ पा रहे हो ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड गया, इस सरफेस का एरिया मतलब जो एरिया है इसका वेक्टर फॉर्म, मतलब इसका एरिया वेक्टर कहाँ को होगा, मतलब उसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी? इधर की तरफ होगी, मतलब ए कैप बोल सकता हूँ इसको मैं, यूनिट वेक्टर जो उसकी डायरेक्शन दिखाएगा। इस एरिया की डायरेक्शन कौन दिखाएगा? ए कैप दिखाएगा, इसका एरिया का यूनिट वेक्टर दिखाएगा, समझ पा रहे हो ना? तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा, ये देखो। तो इस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तिरछी जा रही है, स्लैंटिंग वे में है, और इलेक्ट्रिक सरफेस ऐसा है, या इसका उल्टा सरफेस भी तिरछा हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट हो सकती है, समझ पा रहे हो ना? स्ट्रेट मतलब बेंड नहीं, मतलब सीधे ऐसे, क्लियर है? ठीक है, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो इसमें क्या करोगे, इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में तोड़ दोगे, मतलब इसका ये मतलब इसका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कर दो पार्ट्स में तोड़ दिया, तो ये वाला क्या होगा? ई साइन थीटा, और ये वाला क्या होगा? ई कॉस थीटा, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो इसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे? डेफिनेशन क्या कहती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली। तो सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा वाला कंपोनेंट है? ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, ई साइन थीटा वाला नहीं है, समझ पा रहे हो ना? ई का कौन सा कंपोनेंट है? ई कॉस थीटा वाला सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये सरफेस है इसके परपेंड ये आपका ई कॉस थीटा, ये है ई कॉस थीटा नीचे को, ठीक है। इसका ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा, वो कौन सा है? ई कॉस थीटा है, ये वाला नहीं है, ये साइन थीटा है, तो जीरो बन गया वो, समझ पा रहे हो ना इसको? क्लियर है? ठीक है, तो 90 वाला लेना है ना मुझे, जीरो वाला नहीं लेना है, तो 90 वाला लूंगा मैं ऑब्वियसली, समझ में आ रहा? ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा कंपोनेंट लूंगा मैं? इधर साइड वाला लूंगा, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट नहीं लूंगा। तो कहने का मतलब हो गया, मतलब इस सरफेस में लेटा है इसलिए मैं जीरो बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वाला एंगल आज एक सेकंड में शायद कर्सर वहां पर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, ये वाला एंगल जीरो है, मतलब बेसिकली मुझे क्या लेना है? 90 डिग्री बनाए जो, और 90 डिग्री कौन सा बना रहा है? ये वाला बना रहा है, तो इसका ये वाला हिस्सा मैं ले लूंगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, मतलब ये किस पर डिपेंड भी कर रहा है? कॉस थीटा पर, मतलब फाई की वैल्यू डिपेंड कर रही है ई कॉस थीटा। बेसिकली ओवरऑल जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मेरा ई ए कॉस थीटा, समझ में आया ना? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करके जा रही है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन कैसे जा रही है? परपेंडिकुलरली जा रही है, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है? यहां तक समझ में आया ना? ए क्या है? वो डेल्टा एस मैंने लिखा है ना, डेल्टा एस एरिया वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस है, ठीक है। अच्छा, अब निकालेंगे कैसे इसको? लिखने का तरीका भी होता है। अगर मैं किसी सरफेस से एरिया वेक्टर निकाल रहा हूं तो कैसे निकालूंगा? एक सेकंड में इसको थोड़ा हटा दूं। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट लेना जितना मैंने यहाँ पर समझा रखा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूं। अच्छा, मैंने आपको बोला कि किसी सरफेस से होकर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, तो मैं क्या करूंगा? मुझे अगर पूरा एरिया नहीं पता है उस चीज का, ठीक है, वो इरेगुलर सरफेस है या कैसा भी है, कुछ इरेगुलर टाइप का सरफेस है, कैसा भी है, मुझे फ्लक्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? एक छोटा सा एरिया ले लूंगा, ठीक है। इस एरिया की डायरेक्शन कहाँ को होगी? परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, ऐसे ही। समझ में आया ना? इसका टोटल एरिया एस है, तो इस छोटे का एरिया कितना होगा? डी एस होगा या डी ए होगा, बात तो यही, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मैंने डी यहाँ पर एस लिखा तो इसलिए मैं एस से ही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही जा रहा है ऊपर को, ठीक है, ऐसे ऊपर को, या ऐसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तिरछा जा रहा है, थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है, ऐसे करके कुछ, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो पूरे ऐसे बहुत सारी लाइंस है, मैं एक बना रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे। तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा अगर एक सरफेस से निकालना हो? तो क्या करूंगा? इंटीग्रेशन ई डॉट ds कर दूंगा, डॉट नहीं लगाऊंगा तो यहां पर क्या लिखूंगा? कॉस थीटा, ठीक है। मतलब कि मैं टोटल फ्लक्स निकाल रहा हूं तो सबका ऐड कर दूंगा अगर इरेगुलर सरफेस होगा। वैसे उसका फॉर्मूला होता है इरेगुलर सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का, बस शर्त है अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर है? ठीक है, अगर यही क्लोज सरफेस हो, ठीक है, यही अगर क्लोज सरफेस हो तो उसके लिए कैसे करेंगे वो मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। अब क्लोज सरफेस हो तो उसके लिए निकालने के लिए गॉस से ये थ्योरम हमें बताती है, सॉरी ये फॉर्मूला हमें बताता है कि अगर क्लोज सरफेस हो, सपोज दैट मैं इसको अगर हटाऊं, मैं आपको इससे समझाता हूं। देखो मेरे पास एक स्फेयर है, नॉट स्फेयर भी कुछ नहीं है, एक कॉन्सेप्ट आता है गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस क्या होता है? एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? सेम होती है। कहने का मतलब क्या है? देखो
मान लो कि एक चार्ज है, ये गाड़ी एक चार्ज है, ठीक है। मैं समझ पहले मैं जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हो चुका है, ये इसका फॉर्मूला था फाई इज टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना एंगल पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको छोटा सा एक एरिया दिया है और पूरा सर्फेस दिया है तो आप मल्टीप्लाई करके मतलब उसका इंटीग्रेट करके उसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ सीन क्या होगा। अगर जो गॉसेस थ्योरम है ना, गॉसेस थ्योरम, ठीक है, उससे पहले मैं कौन से पढ़ा रहा हूँ, गॉसेस गॉसियन सरफेस का, ठीक है। तो उसे देखो पहले, गॉसियन सरफेस क्या होता है। मान लो ये एक चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके हर डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, बाहर को आ रहा है, सही में। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल रहा है, बाहर को निकल रहा है। ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, हर डायरेक्शन से बाहर की तरफ निकल रही है। तो अगर मुझे इससे आर डिस्टेंस दूर, इससे आर डिस्टेंस दूर यहाँ पे टोटल मतलब इस चार्ज के कारण टोटल फ्लक्स कितना है ये निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मान लूंगा इसके चारों ओर, ये ठीक है। इससे आर डिस्टेंस दूर गॉसियन सरफेस अगर मैं मानूं तो किसी चार्ज को पूरा कवर करने के लिए कैसा सरफेस बनेगा, किसी चार्ज को, जैसे बल्ब है मान लो ना, बल्ब हर जगह से लाइट फेंक रहा है ये, तो इसकी हर रे को अगर मुझे कवर करना है तो कैसा सरफेस बनाऊंगा, स्फेरिकल बनाऊंगा, स्फेयर इसको सब कवर कर लेगा। तो किसी चार्ज के चारों ओर कैसा सरफेस बनेगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनेगा, समझ पा रहे हो ना। और उसकी खास बात क्या होगी, उसके हर पॉइंट पर, चाहे एक स्फेयर है मेरे पास, ये एक स्फेयर है, इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। इसके सेंटर पर मान लो, इसके सेंटर पर मैंने क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है, तो हर सेंटर से हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम है, आर सेम है, तो सेंटर से हर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो समझ पा रहे हो उसको कैसे करोगे फिर। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, मैंने अभी समझाया, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट ई डी एस कर लो, मैं इसको ई डी एस बोल लेता हूँ, डॉट को थोड़ा देर मिस कर लेता हूँ, ई डी एस कॉस थीटा। इससे क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू अभी गॉसियन सरफेस गॉसेस लॉ बताता है वो कितनी होती है, मैं समझा रहा हूँ, समझ रहे हो ना। अगर आपको सेपरेट सरफेस दिया एग्जाम में तो आप कैसे निकालोगे, मैं वो समझा रहा हूँ, क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन करके, ठीक है। अभी डेरिवेशन में काम आएगा। अभी आप देखो कैसे करेंगे, देखो मेरे पास यहाँ पे गॉस, एक सेकंड, ये न्यूमेरिकल इसको भी करते हैं। यहाँ पे गॉसेस एरिया वेक्टर में समझाया, गॉसेस लॉ है। गॉसेस लॉ क्या कहता है, देखो वो कह रहा है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। कहने का मतलब हो गया, किसी, वन सेकेंड, किसी क्लोज सरफेस के कारण जो फ्लक्स होगा, किसी क्लोज सरफेस के अंदर मतलब जो चार्ज रखा है उसके कारण जो फ्लक्स होगा उस क्लोज सरफेस से रिलेटेड, वो कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि मान लो एक स्फेयर है, इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू, या मैं मान लेता हूं प्लस 4 कूलम चार्ज रखा हुआ है, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। प्लस 4 कूलम चार्ज मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फ्लक्स कितना होगा, बताओ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फ्लक्स कितना होगा, फाई, या तो आप इस फॉर्मूले से निकालो, क्या करो, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो एक छोटे से एरिया वेक्टर के कारण, फिर क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, वही वैल्यू आएगी जो बराबर होगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। कहने का मतलब हो गया, इसके अंदर चार्ज कितना है, 4 कूलम अपॉन जो टोटल चार्ज है, क्यू नेट बोलते हैं इसको, ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन, क्योंकि यहाँ पर 4 कूलम भी हो सकता है और -3 कूलम भी हुआ, तो नेट कितना हुआ, 1 कूलम हुआ ना, समझ पा रहे हो ना इसको। अभी तो 4 कूलम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो 4 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज, मीन्स किसी क्लोज सरफेस के कारण। समझ पा रहे हो, गॉसेस लॉ क्या बताता है, किसी क्लोज सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि एक्चुअली में कि इस सरफेस से होकर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, यही है बस। तो यही जो वैल्यू आएगी वही क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना, गॉसेस लॉ क्या है, गॉस लॉ की स्टेटमेंट समझ में आई ना, ठीक है। गॉस लॉ कहता है कि किसी भी सरफेस से, किसी भी क्लोज सरफेस के कारण जो फ्लक्स आता है वो उसके अंदर जितना चार्ज है मल्टीप्लाई 1/ε नॉट टाइम्स।
क्लियर है? आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके नीचे मैंने गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन लिखी है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। गॉसियन सरफेस क्या है? एक ऐसा सरफेस जिसके चारों ओर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? सेम होती है। क्लियर है? तो आप फ्लक्स उससे भी निकाल सकते हो। अगर क्लोज है तो अगर क्लोज सरफेस है तो इंटीग्रेशन में क्लोज ये रिंग बना दोगे तो इसका ये क्या सिंबल बताता है कि जो सरफेस है वो क्लोज्ड है। से ये जो आपका इंटीग्रेशन है ना, इसके चारों ओर रिंग बनाने का मतलब है क्या है कि सरफेस क्या है? क्लोज्ड है। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आपको गॉसेस लॉ समझ में आया होगा, ठीक है? अब रेगुलर सरफेस के थ्रू गॉसेस लॉ प्रूफ करते हैं, ठीक है? गॉसेस थ्योरम प्रूफ करते हैं। मतलब एक सरफेस रेगुलर सरफेस है। रेगुलर मतलब एक फिक्स शेप है, जैसे स्क्वायर हो गया, ठीक है? और आपका मतलब जो डिफाइंड शेप्स हैं, ठीक है? इरेगुलर नहीं, डिफाइंड शेप्स हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आता है। तो हम स्फीयर के कारण जो आपका एग्जाम में एग्जाम और एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल गॉसेस मतलब किसी रेगुलर सरफेस के कारण, या इसे ऐसे बोल सकते हैं प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पर कितना होगा टोटल, वो निकालते हैं, ठीक है? ड्यू टू अ चार्ज। तो मान लेते हैं ये प्लस क्यू चार्ज है, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, ये यहां पर रखा हुआ है, इससे आर डिस्टेंस दूर। मुझे ये स्फेरिकल होगा। पहली बात बता दूं, ये जो सरफेस है ये कैसा सरफेस है? गॉसियन सरफेस है किसी क्लोज्ड सरफेस के कारण। गॉसेस लॉ जो लागू होता है किसी सरफेस के लिए होता है, क्लोज सरफेस के लिए गॉसेस जो थ्योरम है वो लागू होती है। और जनरली आपको कोई दूसरा सरफेस दिया है तो आप कैसे निकालोगे? वही जो मैंने तरीका बताया, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, वो तरीका क्या था? इंटीग्रेट कर दोगे या ये कॉस थीटा। जनरली आपको एरिया दिया होगा, अगर छोटा एरिया दिया है तो आप इंटीग्रेशन करोगे। मैंने बताया ना, अगर एरिया वेक्टर के लेवल की वैल्यू दी आपको तो वैसे जनरली क्वेश्चन होंगे नहीं। क्लोज सरफेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, जो आपका एनसीईआरटी लेवल है उतना ज्यादा आता है नहीं, ठीक है? वो हम करेंगे, ठीक है? जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन में लेके आऊंगा उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? इसको आप नॉर्मल जैसे आप कोचिंग में पढ़ते हो ना तो वैसे लो, ठीक है? मैं जनरल वे में अच्छे से बिल्कुल हर चीज समझा रहा हूँ, तो बेटर है कि आप उसको बार बार नोट करो, अच्छे से समझो इस चीज को, ठीक है? तो देखो आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा है, मैं क्या कर रहा हूँ? गॉसेस थ्योरम प्रूफ कर रहा हूँ। क्या है? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्रूफ करना है मुझे, ठीक है? मुझे क्या प्रूफ करना है? यही तो थी गॉसेस थ्योरम। किसी सरफेस के कारण टोटल जो फ्लक्स आता है वो कितना आता है? फाई इज इक्वल टू जितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इससे आर डिस्टेंस पर पहले मैं मान लेता हूं। अच्छा, मुझे फ्लक्स निकालना है। मैं फ्लक्स कैसे निकालूंगा गॉसेस थ्योरम के कारण? मेरे पास फ्लक्स का फॉर्मूला है, क्या है? फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, है ना? फ्लक्स का यही फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो मेरे पास एरिया तो मैं ए मान लूंगा, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो निकालनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज एट आर डिस्टेंस कितनी है वो तो निकालना पड़ेगा। जो ये गॉसियन सरफेस मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है कितने डिस्टेंस दूर है? आर। तो अगर मैं ये निकाल दूं कि यहां से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो ऐसा करता हूं कि यहां पर एक छोटा सा एरिया वेक्टर मानता हूं पहले। ये एक फिक्स्ड एरिया मान लिया मैंने। देखो तरीका अब आपको एक चीज क्लैरिटी होगी। देखो मान लो कि इस छोटे से एरिया वेक्टर के कारण, मतलब मान लो ये 5 मीटर, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर है। इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। मतलब इतने छोटे के कारण फ्लक्स कितना है? 2 है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ सरफेस। तो इस छोटे से ये जो छोटा सा रेड कलर का एरिया डॉटेड मैंने लिया है, इसका एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है। क्लियर है? इसका एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है। तो इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है? 2। तो फ्लक्स कितना हो गया? 2। तो ऐसे ही अगर एरिया टोटल, ये टोटल स्फेयर का एरिया 50 मीटर स्क्वायर होगा, 1 सेकेंड, अगर इसका टोटल एरिया 50 मीटर स्क्वायर होगा तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा? 1 मीटर से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही, तो 50 से कितनी जाएंगी? 100। समझ पा रहे हो ना? तो 50 मीटर स्क्वायर से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी जाएंगी? 100। तो फ्लक्स कितना हो गया? 100। समझ पा रहे हो ना? ये टोटल कैसे निकाला? यहां टोटल कैसे निकालोगे फिजिक्स में? इंटीग्रेट करोगे क्लोज सरफेस के कारण। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो ये ऐसे होगा। तो आगे बढ़ते हैं।
तो अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो इस छोटे से पहले इसका क्या निकालेंगे, इस चार्ज के कारण डिस्टेंस कहाँ को होगी, यहाँ को, ds बाहर की तरफ इस छोटे से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ को होगी, बाहर परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। मैंने बताया था एरिया वेक्टर की, ये छोटा सा एरिया वेक्टर लिया है, हाँ ठीक है। इसका फिक्स्ड एरिया होता है जो कि हमने da मान लिया है, ठीक है, ds मान लिया है यहाँ पे, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, इस चार्ज के कारण अगर मैं यहाँ पर किसी इस पॉइंट पर p पर मैं एक टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट रखूँ तो ये कहाँ को धक्का देगा, इसको बाहर को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ को होगा, बाहर को। तो दोनों के बीच में थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। ये जो थीटा एंगल है ये ई और ए के बीच का है ना, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर कुछ ऐसे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। ये समझ पा रहे हो, ठीक है। दोनों बाहर को हैं तो एंगल कितना है, 0। तो इस छोटे के, जैसे मैंने बोला ना 1 मीटर में 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही, तो छोटा सा फ्लक्स होगा, ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, मतलब फ्लक्स कितना है, छोटा सा है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, डी फाई ई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस 0 हो जाएगा ना, कॉस 0, ठीक है, ये कॉस 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। 1 सेकेंड, ये थोड़ा गड़बड़ सा ये हो गया कि मैंने एस गलत तरीके से लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर मुझे नहीं, वो थोड़ा नीचे हो गया था ना एस के, तो इसलिए, ठीक है। तो छोटा फ्लक्स तो निकल गया। अब मुझे अगर टोटल फ्लक्स निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, किसी क्लोज सरफेस से इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो टोटल फ्लक्स फाई की, देन टोटल फ्लक्स आप यहाँ पर लिखोगे, तो फाई इज इक्वल्स टू, मैं बता भी रहा हूँ कैसे करना है करके, फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज क्यों, क्योंकि सरफेस क्या है, क्लोज है, रिंग बनाओगे यहाँ पे, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, ठीक है, रिंग टाइप की शेप बनाओगे ऐसे कुछ, ये क्लोज इंटीग्रेशन ई ds, मतलब इस फ्लक्स का टोटल इंटीग्रेशन कर दोगे आप लोग, ठीक है। तो यहां से आप साफ देख पा रहे होगे कि E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ds यहां पर बचा, फाई इज इक्वल्स टू, अच्छा, किसी चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, इसके कारण यहां पर निकाल रहे हो, सबके कारण सेम ही होगी, समझ पा रहे हो ना। मैंने क्या बोला, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है। अब आप समझ पाओगे क्यों होगी, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है और चार्ज भी सेम है। सेंटर पर चार्ज 4 कूलम है तो 4 कूलम ही है। सेंटर की यहां से डिस्टेंस, क्योंकि स्फीयर है तो रेडियस सेम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको दिखता होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर डिस्टेंस, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर के की वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि हम कुछ कटने वाला पोर्शन आएगा। तो ये आएगी आपकी कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, समझ पा रहे हो ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओपन आर स्क्वायर है। क्लियर है, यहां तक समझ पा रहे हो, क्लियर है, दिमाग में बैटरी बत्ती सी जल रही ना, ठीक है, जल्दी चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए अच्छे से, बिल्कुल क्रक्स से। तो देखो चार्ज सेम है, रेडियस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, सेम आएगी, समझ पा रहे हो, आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या है, देखो छोटे एरिया का आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो मतलब टोटल एरिया आप निकाल रहे हो, विच इज कितना, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, फाई इज इक्वल्स टू, तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया दोस्तों, यहां देख पा रहे हो गया, अब आप शानदार चमकदार चंचल चपल चेहरा, फाई इज इक्वल्स टू, यह है आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आप सभी ये जानते हैं कि यही, इसी को हम कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, गॉसेस थ्योरम कहते हैं। क्लियर है, तो किसी क्लोज सरफेस से r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। देखो कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो माइंड मत करना, मैं लिखूंगा तो सेम सही, ठीक है, वो कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो उसको माइंड नहीं करते, ठीक है। तो वो होता है कैमरे के सामने लगातार बोलना, क्योंकि बच्चे होते हैं तो दिमाग अलग काम कर रहा होता है और कैमरे के सामने बोलना इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो यहां तक आई होप क्लियर हुआ होगा, अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि गॉसेस लॉ प्रूफ करो थ्रू अ रेगुलर सरफेस, हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो डेरिवेशन है, लेट मी चेक। अच्छा पहले एक क्वेश्चन हम कर लें क्योंकि हम लगातार ये करते आ रहे हैं। देखो पहले
एक बेसिक क्वेश्चन देखो, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 6I प्लस 3J प्लस 4K गैप। अभी 3 डायमेंशन में दे दिया है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऑब्वियसली एक चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह से निकल रहा होगा उसके, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया आपको, E इज इक्वल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया दिस यूनिट लाइंग द जेड वाई जेड प्लेन। अब देखो कहाँ ये पेज ये था, अगर ये वाई जेड प्लेन में है, मतलब ये 3 डायमेंशन समझते हो ना, क्या समझाऊं, देखो दीवार का कोना देखो अपने घर का, देख रहे हो, एक ऊपर को गया होगा, एक इधर को गया होगा, एक इधर को गया होगा, तो 3 एक्सेस दिख रहे होंगे आपको, एक्स वाई एंड जेड। क्लियर है। तो सेम ऐसे ही ये जेड एक्सेस, ये वाई एक्सेस, इस कोने को देखना, ये वाले, ये जेड एक्सेस, ये वाई एक्सेस, तो एक्स कहाँ को होगा, बाहर को, ये समझ पा रहे हो ना, ये समझ पा रहे हो, ये ऊपर को, ये मतलब आपकी तरफ को। तो ऐसे एक प्लेन रखा हुआ है जिसका एरिया 20 है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी, बाहर की तरफ होगी। क्लियर है। और बाहर क्या दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसको, मैंने ए कैप करके दिखाया था वहां पर, याद है। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर कौन होगा, कौन होगा, आई कैप होगा। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो मैं इसको साइड रखता हूं। तो यहाँ पे सीन क्या बनेगा, जो एरिया होगा वो 20 आई कैप है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो जो मुझे अगर टोटल फ्लक्स निकालना होगा तो कितना आएगा बताओ, ई डॉट ए आएगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। ई कितना है, 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट ए विच इज 20 आई कैप, है ना। तो अब देखो डॉट प्रोडक्ट तो आना चाहिए मल्टीप्लाई करना, क्लियर है। तो कैसे निकालोगे डॉट प्रोडक्ट, आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है ना, तो डॉट प्रोडक्ट तो निकालोगे। अच्छा मैंने एक चीज बताना, अगर मैं भूल गया हूँ बाई चांस, तो मैंने एक चीज बोलना मैं भूल गया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है आपका, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, दो वेक्टर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा, क्या आएगा, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट। स्केलर तो आएगा ना, ठीक है। तो नई स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो स्केलर तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या है, स्केलर है। आपने दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर कौन सा आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है। अगर मैं बताना भूल गया हूँ, बट मैंने वहां नोट्स में लिखा होगा, अगर मैं बताना भूल गया बाई चांस तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, मैंने आपको आपने पढ़ा होगा 11th में कि आई वाला आई से मल्टीप्लाई होता है, तो 6 2 जा 12, तो 120 यूनिट्स आ गया, ठीक है। इसमें कोई डायमेंशन तो नहीं दी है, तो फ्लक्स कितना आ गया, 120 यूनिट्स आ गया। वैसे फ्लक्स के नंबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जो सॉरी यूनिट जो होगी वैसे मेंशन नहीं की यहाँ पे, इसकी यूनिट कैसे निकालोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की इसकी कितनी होती है, ई की न्यूटन पर कूलम होती है, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, आई होप भी क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर ना जो एरिया दिया है यूनिट्स में दिया है, देखो ये, ठीक है, कोई पर्टिकुलर वो मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो नंबर मैंने बेसिकली बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। लेकिन इसका यहाँ पर जो यूनिट है वो नहीं दी हुई है, मैं पहले बता रहा हूँ नहीं दी हुई, तो इसलिए यूनिट मैंने इसलिए लिखा हुआ है। आप वो भी लिख सकते हो, इससे कोई अगर आपको ऐसा हो रहा है कि सर ने क्यों नहीं लिखा, तो मैंने लिख दिया, वो भी बता दिया मैंने उसकी यूनिट क्या होती है करके, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ऊपर जो न्यूमेरिकल छूटा था पहले मैंने इसलिए स्किप किया क्योंकि वहां पर एंगल्स की कुछ हेरा फेरी करे हुए, जो कैसे, अ सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म, अ सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस, ओके, मीन्स मेरे पे एक सर्कल है, जिसकी रेडियस, वाह, वही और दिनों नहीं बनेंगे स्टार्स, आज स्टार्स बन जा रहे, बताओ, ठीक है। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूर, ठीक है। इस प्लेस द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ पे ई की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। न्यूटन पर कूलम किसकी वैल्यू होती है उसकी आप यूनिट से भी पहचान सकते हो, ठीक है। द शीट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, कहने का मतलब हो गया जो सर्कुलर शीट है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, मतलब
कैसे समझाऊं मैं इसको आपको कि ये जो शीट है ऐसे, ये जो सर्कुलर शीट है ऐसे झुकी हुई है, ये ऐसे झुकी हुई है, बैंड है, ठीक है, थोड़ी बैंड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन नहीं, ये 60 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, ये जो एंगल है ना, ये 60 डिग्री है, ये इतने एंगल पर बेंड हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। आई होप समझ में आया होगा। मतलब ये सर्कुलर शीट है, इसको सर्कल मान लो, थोड़ा मेरे हाथ को थोड़ा सर्कल मान लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये थोड़ी झुकी हुई है, ये कितने एंगल पे झुकी हुई है, ये जो ये दिख रहा है ना, ये एंगल है, ये कितने एंगल पे है, ये एंगल जो है कितने एंगल, 60 डिग्री पे झुकी हुई है। उसके एरिया वेक्टर के कारण साथ नहीं, उसके उसके साथ, मतलब किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल होगा? अच्छा, इसका एरिया वेक्टर कहाँ को होगा? परपेंडिकुलर यहाँ को, या ऐसे ना बाहर की। अरे यार, ये ना, ये कभी कभी ऐसे दिक्कत करता है कि एक सेकंड मैं पहले चेक कर लूँ कि मेरे सर से छुपा ना हो इलाका, है ना? ओके, नहीं छुपा तो ठीक है, ठीक है। तो टोटल अगर मुझे इसकी मीन्स इसकी जो डायरेक्शन होगी कैसे होगी, परपेंडिकुलर टू बाहर की ओर, ये है ना, ये 90 डिग्री। तो अगर मुझे ये एंगल निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो, तो कितना आएगा? 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 30। और यही एंगल मुझे चाहिए होता है ना, ई ए कॉस थीटा में। तो अगर मैं निकालूंगा तो फाइव ई इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों? वो आएगा आपका ई कितना है, 5 इंटू 10⁵ एरिया, ई इंटू ए, सर्कल है तो सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है? 0.10 मीटर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 30, इंटू कॉस 30, ठीक है। तो अगर आप इतना करोगे, ठीक है, एक सेकेंड ना, मेरा गला सूख गया एक्चुअली, बोतल देख रहा था कि कहाँ गई, एक सेकेंड, बस 1 मिनट रुक जाओ। इससे पहले मैं 10th की वीडियो शूट कर रहा था, मतलब 10th क्लास के बच्चों के लिए भी हमारी वीडियोस आने वाली हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट की धीरे धीरे, तो उनके लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो इसलिए गला सूख चुका है। तो कोई बात नहीं, देखो फिलहाल अभी तो फ्लक्स कैसे निकला, ई ए कॉस थीटा से, समझ में आ गया ना? अगर इसको सॉल्व करोगे, पाई की वैल्यू 3.14 रख लेना आप, आपका आ जाएगा। कॉस 30 कितना होता है? अब तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, स्पेशली बायो वालों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे। कॉस 30 कितना होता है? सर आप हमको कम क्यों समझ रहे हो? ठीक है, √3/2 होता है, आई बात समझ में? ठीक है, तो कॉस 30 की आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछें, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका डेरिवेशन आएगा, एरिया वेक्टर मैंने समझा दिया, गॉसेस लॉ मैंने समझा दिया, कुलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब गॉसेस लॉ की हेल्प से मुझे कुलॉम्स लॉ प्रूफ करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जाम में आता है कि ये प्रूफ करो कि कुलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, गॉसेस लॉ की हेल्प से कुलॉम्स लॉ मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू आप प्रूफ पुट कर दोगे ना यहाँ पे। जैसे अगर आपको, मैं बायो वालों को ये ध्यान देना चाहूंगा कि मैथ्स वाले इस चीज को समझते होंगे, अगर आपको वैसे डाउट होता है कि ये वैल्यूज निकालना, तो आपको पता है साइन 0 0 होता है, ठीक है, साइन 30 1/2 होता है, ठीक है, साइन 45 1/√2 होता है, और साइन 60 √3/2 होता है। तो कॉस का अपोजिट चलता है, समझ रहे हो ना? कॉस 30 इतना होता है, ठीक है, कॉस 45 इतना होता है, कॉस 60 1/2 होता है। तो यहाँ पर 30 है, अगर यहाँ पर 60 रखे होते तो 1/2 पुट करते। क्लियर है? वैसे क्लियरिटी तो होगी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, अगर फिर भी नहीं है तो मैंने ये समझा दिया, ठीक है, क्योंकि अभी हम बेसिक्स क्लासेस ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सब समझाना जरूरी है। तो कुलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको प्रूफ करता है। देखो कैसे करेंगे, देखो गॉसेस लॉ क्या कहता है, गॉसेस लॉ कहता है कि किसी सरफेस से फ्लक्स कितना होता है, तो जो फ्लक्स की वैल्यू आती है, वैसे अच्छा एक चीज मैं बता दूं, या उससे पहले मैंने गॉसेस थ्योरम जो प्रूफ कराया, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये समझाया हुआ है। देखो ये जो मैंने शॉर्ट में बताया हुआ है ना, ये जनरली एक फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने आपको। क्लियर है? मतलब इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक बहुत सारी चीजें नहीं बताई हुई है मैंने, मैं आपको एक क्लियर कर दूं पहले ही, ठीक है। आप ये मत सोचना कि सर ने यहाँ पर सब कुछ बताया हुआ, सर ने यहाँ पर नहीं बताया हुआ है बहुत चीजें, ठीक है। ये खाली जब मैं नोट्स बना रहा था तो मैंने जनरल फॉर्मूलाज लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हैंस ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन है यहाँ पे, मतलब उसकी वैल्यू आई हुई है, वो फॉर्मूला डिराइव नहीं हुआ है। मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे, मतलब फोर्स नहीं निकला हुआ है। मुझे क्या निकालना है? कुलॉम्स लॉ निकालना है। कुलॉम्स लॉ के लिए क्या चाहिए मुझे? फोर्स चाहिए, है ना? तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है मेरे लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैं कुलॉम्स लॉ प्रूफ करूंगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास, वो होता है आपका क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds
कॉस थीटा वो क्लोज सरफेस के लिए, मैंने सरफेस वही लिया है, वो ऊपर वाला। मैं इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर लूँ, ये वाला, ठीक है। 1 सेकेंड, कंट्रोल सी एंड हेयर वी गो, कंट्रोल वी कहने, ये रहा, ठीक है। तो यही चित्र चरित्र यहाँ पे है, ठीक है। तो दोबारा क्या होगा, देखो फाई की वैल्यू अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यहाँ पर फाई कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे ई क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन डी एच बचा विच इज 4 पाई r स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने अगर टेस्टिंग चार्ज रखा होगा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा वो बताओ पहले। वो फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। तो कहने का मतलब हो गया ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी F अपॉन क्यू नॉट, क्लियर है। ये कुछ ऐसे इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मुझे बेसिकली क्या निकालना है ना, अगर मैं यहाँ पर कोई टेस्टिंग चार्ज रखता हूँ इस पॉइंट पर, ये पी पॉइंट पर, ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स कितना लगा, वो जो कुलॉम्स लॉ तभी तो प्रूफ हो पाएगा, तो फोर्स कितना लगा वही मैं प्रूफ कर रहा हूँ, समझ पा रहे हैं ना, मतलब वो फोर्स निकालना हूँ बेसिकली। तो देखो, तो ये क्यू नॉट ऊपर भाग जाएगा तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यही कुछ ऐसा होता है लॉ, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर, तो ये आ गया फोर्स या कुलॉम्बिक फोर्स। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में तो हम इसके डेरिवेशन सॉरी एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है समझा दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिराइव करते हैं थ्रू रेगुलर सरफेस समझा दिया, ठीक है। कुलॉम्स लॉ, कुलॉम्स लॉ प्रूफ कैसे करेंगे गॉसेस लॉ की हेल्प से, वो भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब कुछ चीजें आप सोच रहे होगे कि सर ने तो ये नहीं बताया कि कुलॉम्स लॉ ग्रेविटेशन लॉ में क्या रिलेशन है, ठीक है। वो चीजें ना, जो चीजें ये हैं ये क्वेश्चन बेसिस है, मैं आपको क्वेश्चन के बेस पर सारी चीजें पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, छूटेगा कुछ नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना तो समझ में आएगा यहाँ तक जो मैंने समझाया है, ठीक है। जो ये दो डेरिवेशन जो मैंने समझाई है तो समझ में आएंगे कैसे करना है करके ना, ये बेसिक है। अब खुद सोचो कि आपको कुलॉम्स लॉ प्रूफ करना है गॉसेस लॉ की हेल्प, पहले गॉसेस लॉ लिखोगे तो सही, वो क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। और गॉसेस लॉ रेगुलर सरफेस के लिए मैंने बताया था, रेगुलर सरफेस के लिए तो प्रूफ करोगे, तो रेगुलर सरफेस के लिए कैसे करोगे, कोई रेगुलर सरफेस बनाओगे तो कैसा रेगुलर सरफेस, यहाँ पर चार्ज का स्फीयर रखा है तो उसके कारण क्या आएगा, cos 0 1 होता है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आ गई। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, क्लैरिटी बैठ रही होगी, ठीक है। उसके बाद 1 सेकेंड, इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट डेरिवेशन है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, उसे हम करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, वो सब हम करने वाले हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और 1 अप्रैल नियर है, आपको यदि आपको अपनी जो प्रिपरेशन उसको बूस्ट देना है और अच्छे से बूस्ट देना है, तो आप डेफिनेटली इन कोर्सेज को अवेल करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, अगर वीडियो पसंद आई उसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग राधे क्लासेस।